Hello everyone. Today's topic about the source of Indian Constitution. तो इस टॉपिक में जाने से पहले हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी गेम है, क्रिकेट, फुटबॉल, उसमें कुछ रूल्स डिसाइड कर लिए जाते हैं कि यहाँ से फाउल होगा, यहाँ पे इतने पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे ही हमारी कंट्री को जब इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि ये कंट्री रन कैसे होगी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो रूल है वो कैसे चलेगा। तो उसमें कुछ प्रोविजन बनाए गए। तो वो एक बुक जो है उसको डिजाइन किया गया, उसमें कुछ अलग अलग प्रोविजन रखे गए। उन प्रोविजंस को हमने किन किन देशों से लिया हुआ है। लाइक प्रोविजन मतलब कि जैसे हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हमने कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, उसको पढ़ा और वहां से लगा कि नहीं, ऐसे फंडामेंटल राइट्स हमारी कंट्री में अकॉर्डिंग टू सुटेबल कंडीशन की हमारी कंट्री में कौन कौन से सुटेबल हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, वैसे जो है रखे गए। ये सारा काम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम कर रही थी। ड्राफ्टिंग कमेटी उसके हेड थे। तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ जो अदर कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और देखा कि इंडिया में कौन कौन से सुटेबल बैठ सकते हैं प्रोविजन। उन प्रोविजंस को वहां से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है कि एज इट इज रख दिया गया। तो ये नहीं है कि बोरोर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि बोरो नहीं किया होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की रशिया से हमने कुछ उठा लिया, अमेरिका से कुछ उठा लिया। हाँ, वहां से हमें एक तरीके का इंस्पिरेशन मिल सकता है कि हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट हमें अच्छे लगे, तो हमने अपनी कंट्री के सुटेबल देखा उसको कि हाँ ये अच्छे हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो उसको फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। एज इट इज उठाकर कुछ नहीं रखा हुआ कि बोरो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और इससे पहले 1947 इंडिपेंडेंस मिलने से पहले 1935 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। तो वो जो एक्ट आया था, उस एक्ट में भी कई ऐसे प्रोविजन थे, ऐसा जो है 2/3 प्रोविजन जो थे एज इट इज हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रखे, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सुटेबल लगते थे, यहाँ की जो है जनता उसको समझ सकती थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी रखा गया। हम देखेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अलग अलग सोर्स है, जो मेन पॉइंट्स है वो कहाँ से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के हमने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग उसको सेट किया गया। तो यूएसए से हमने कौन कौन से प्रोविजन लिए गए। फर्स्ट हम देखते हैं यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स। अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्ट 3 में आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ये वही फंडामेंटल राइट्स है जो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, है ना। ये वही फंडामेंटल राइट्स, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा कि वहां पे हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं जो हमारी कंट्री के लिए सही हो सकते हैं। तो हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया, तो एज इट इज नहीं ले लिया फंडामेंटल राइट्स को। हमने देखा फंडामेंटल राइट्स की जो हमारी कंट्री के लिए सही लगते हैं, हमने वो वाले फंडामेंटल राइट्स उठाए और अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के कौन कौन से सूटेबल बैठ सकते हैं, तो वो वाले फंडामेंटल राइट्स जो है हमने रख दिए, ठीक है। और सेकंड आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारी जुडिशरी के 3 पार्ट है। सबसे पहले आ जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर आ जाता है हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के ऊपर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारी जो कोर्ट है ना वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि हमारी कोर्ट जो है वो किसी के अंडर काम नहीं करती। जैसे उसकी सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट है, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंडर है, हाई कोर्ट के अंडर है। हाई कोर्ट किसके अंडर है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर है। इनको लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मानना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी कंट्री में, इंडिया में जो रूल करने वाली ब्रांचेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली ब्रांचेज हैं, वो 3 है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर एक कॉन्सेप्ट है, उस पर काम करते हैं कि तीनों जो है अपने अलग अलग एरिया में काम करेंगी। बट अगर कोई एक ब्रांच कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनली कुछ गलत काम करती है, तो दूसरी ब्रांच उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम करेगी, ठीक है। जैसे कि पार्लियामेंट ने कुछ गलत रूल ले आए, गलत बिल बन गया, लॉ गलत बन गया, तो जुडिशरी उसको नल एंड वाइड कर सकती है, उसको जीरो कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करता है। क्योंकि जुडिशरी के पास क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि हमारी जुडिशरी
इंडिपेंडेंट है। ये हमने प्रोविजन कहां से लिया? अमेरिका से लिया कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, ना तो वो एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करेगी, ना लेजिस्लेटिव, मतलब ना ही वो पार्लियामेंट के अंडर आती है, ना ही एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के अंदर आती है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं मानेगी जुडिशरी। जुडिशरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही लगेगा वो काम करेगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया था? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया था? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करेगी, किसी भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी के भी अंडर काम नहीं करेगी। सेकेंडली आ जाता है आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या रखा? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट पॉलिसी मतलब कंट्री जो है, कंट्री अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, अपनी जनता के लिए क्या क्या काम करेगी, क्या क्या पॉलिसीज बनाएगी, वो सारे हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमारी इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो स्टार्टिंग में पंचायती राज सिस्टम नहीं था, पर डीपीएसपी में उसको लिखा गया था कि पंचायतें भी बनाई जा सकती हैं कंट्री में एक अच्छा रूल करने के लिए, अच्छा स्वराज लाने के लिए, सेल्फ रूल लाने के लिए। तो फिर बाद में पंचायतें बनाई गई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये डीपीएसपी हमने लिए आयरलैंड से। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, की राज्यसभा के मेंबर्स की जो नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं, कहां से? जो एक्टर हैं, स्पोर्ट्स से हैं, साइंस फील्ड से हैं। ठीक है, इन फील्ड से जो लोग हैं जो कि अपने एरिया में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उनको इनडायरेक्टली बिना इलेक्शन लड़े 12 मेंबर जो है राज्यसभा के रास्ते उनको लाया जा सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को लाया गया था, अभी एथलीट जो है पीटी उषा, उनको राज्यसभा में लाया हुआ है। हरभजन सिंह पीटी उषा को लाया हुआ है, हरभजन सिंह। और इसमें रेखा एक्टर जो है, पुरानी एक्टर जो है रेखा, उसको लाया हुआ है इसके जरिए। तो ये नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की ऐसे लोग जिनका सोसाइटी में किसी एरिया में कंट्रीब्यूशन हो सकता है बट वो इलेक्शंस में compete नहीं कर सकते, उनको इनडायरेक्टली जो है नॉमिनेट कर दिया जाता है राज्यसभा में। थर्ड हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या सीखा है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन रखे हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट के बारे में बात की गई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं, मतलब वो एरिया आते हैं, उन एरिया पे सिर्फ सेंटर ही रूल बनाएगा। स्टेट लिस्ट में वो एरिया आते हैं, उसमें सिर्फ स्टेट ही रूल बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है, इसमें सेंटर भी रूल बना सकता है, स्टेट भी रूल बना सकता है। हाँ, अगर सेंटर ने रूल बना लिया तो स्टेट जो है फिर इस पे रूल नहीं बना सकती। सुप्रीम जो है ऑर्डर किसका माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो एरियाज आते हैं जिसमें सेंटर भी जो है लॉ बना सकती है और स्टेट भी जो है लॉ बना सकती है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन पॉलिसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद की स्टेट के लिए भी बना सकती है। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे? जैसे कि करेंसी, ठीक है, करेंसी आ जाएगी। एक्सटर्नल अफेयर्स के कुछ इश्यूज जो होंगे, हमने किसी और देश के साथ जो है ट्रीटीज कर रहे हैं, वो सारा सेंटर देखेगा। कम्युनिकेशन सारा सेंटर देखेगा। ठीक है, स्टेट लिस्ट में पुलिस आ जाएगा कि पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब के अंडर ही, पंजाब का जो सीएम है उसके अंडर काम करेगी। ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो ऐसी लिस्ट जो है उसमें कंकरेंट लिस्ट जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। ज्वाइंट सिटिंग जो है वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 108 में आती है। ज्वाइंट सिटिंग क्या मतलब होता है? इंडिया की पार्लियामेंट में इंडिया की पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल को लेकर डेडलॉक बन जाए
कैसा डेडलॉक बन जाए, लोकसभा ने कोई बिल पास किया है, राज्यसभा नहीं कर रही, राज्यसभा ने अगर कोई बिल पास कर दिया उसको लोकसभा में अटका पड़ा है, बिल पास नहीं हो रहा, तो क्या होता है कि एक स्पेशली प्रोविजन रखा गया है जो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, क्योंकि ऐसे तो बिल को अटका के नहीं रख सकते ना, हो सकता है बिल कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है बुरा हो, ठीक है, तो उस बिल को डिस्कशन करना तो जरूरी है। तो ये दोनों हाउस की, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों हाउस की एक ज्वाइंट सिटिंग करवा दी जाती है। मतलब 543 एमपीज लोकसभा के बैठेंगे एक साथ, 543 एमपीज लोकसभा के और 245 एमपीज जो बैठेंगे राज्यसभा के, दोनों मिक्स करके बैठ के, जब दोनों साथ में बैठ गए और दोनों की वोटिंग करवाई जाएगी उस बिल पे, जिसकी मेजोरिटी हुई तो बिल पास हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, ये होता है ज्वाइंट सिटिंग वाला प्रोविजन। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है या मनी बिल है तो फिर ये ज्वाइंट सिटिंग नहीं आएगी, ज्वाइंट सिटिंग वाला प्रोविजन नहीं आएगा। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है जर्मनी कंट्री जो है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। की इमरजेंसी जब कंट्री में लगती है, इंडिया में 3 प्रकार की इमरजेंसी, 3 टाइप्स की इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी इमरजेंसी का जिक्र किया गया है? प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में इमरजेंसी लगती है, एक नेशनल इमरजेंसी है और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मणिपुर में जो है प्रेसिडेंट रूल लगा मणिपुर स्टेट में। ठीक है, तो ये इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, स्पेशली जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, अभी वॉर वाली कंडीशन बन जाती है, या इंटरनल कोई इशू हो जाता है कंट्री में, तो जो है नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, उस टाइम पे कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो वो फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ये प्रोविजन हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, ऐसा जब हम राइज द पावर ऑफ हिटलर वाला एनसीईआरटी में चैप्टर है 9th में वो पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें बताया हुआ है ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये हिटलर ने भी प्रोविजन जो यूज किया हुआ है कि इमरजेंसी के टाइम पे मैं फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर, वैसे तो उसने कर ही दिए थे, जब वो नाजी पार्टी रूलिंग में आ गई थी तो उसने अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया था, तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड ही थे, जो वो बोलता था वही ऑर्डर होता था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या सीखा? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसीजर की। एक बार तो हमने 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वही कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहेगा क्या? हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कुछ कंडीशन कंट्री की बदल जाए, हमें कुछ और तरीके से चेंज कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी तो करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का भी परमिशन रखा हुआ है। मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम वोट डालने की एज 21 ईयर्स थी, पर बाद में क्या किया गया, हमें लगा कि नहीं, वोट की एज को चेंज करना चाहिए, तो फिर हमने किस प्रोविजन का यूज किया? इस प्रोविजन का यूज किया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, उसमें जो एज थी वोटिंग की उसको क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, 21 से कितना कर दिया? 18 ईयर कर दिया। तो वो हमने यूज किया अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंडमेंट होता किस आर्टिकल में? अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल बताए गए हैं। उन आर्टिकल्स की बात करें तो 368 नंबर का जो आर्टिकल है उसके अंदर हमारा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको यूज करके हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। अब ये चेंज जो हम कर सकते हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स, बस फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई ना तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को जीरो कर देगा। अब ये अमेंडमेंट करता कौन है? अमेंडमेंट करती है हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाया जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, तो वो अमेंडमेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो हमारी जुडिशरी उसको क्या कर देगी? नल एंड वॉइड कर देगी, जीरो कर देगी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंटली पावर है, वो किसी भी बिल को जीरो कर सकती है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूएसएसआर। तो ये हमारा सोवियत रिपब्लिक एरिया, जिसको आज के टाइम में हम रशिया बोलते हैं, पहले ये ग्रुप था कंट्रीज का यूएसएसआर, तो ये रशिया ही है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या सीखा? फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट जो 5 है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज वर्ड ऐड किया गया। तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है
वो हमें रशिया से ली गई है। मतलब कि अगर हमारे देश के सिटीजन्स को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, कुछ अधिकार मिले हुए हैं, तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। वो सिर्फ अपने अधिकार ही मत यूज करो कि बोलने की फ्रीडम है तो फ्रीडम ही दे रखी है। तो यहाँ पे ड्यूटीज भी डाली हुई है कि जो हमारे शहीद जिन्होंने हमें फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जिन्होंने फ्रीडम दिलाई है, जो शहीद हुए हैं, हमें उनके प्रति अच्छे विचार रखने चाहिए, उनके प्रति बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये सारी हमें अपनी कंट्री जो है, ये हमारी कंट्री है, हमें अपनी राष्ट्रीय धरोहर जो है, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने देश को गंदा नहीं करना चाहिए। ये सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये देखा द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने देखा कि हमने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को देख के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जो सेट बैठ सकते थे प्रोविजन, उसको ऐड किया। ठीक है, तो उसके बारे में हमने समझा। अब इसमें एक पॉइंट ये आ जाता है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने क्या किया था, अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था, उनमें से क्या क्या पॉइंट अच्छे लगे थे वो पॉइंट्स हमने उठाकर, क्या उसमें बिल्कुल एज इट इज नहीं उठाए, उसमें थोड़ा सा उसको चेंज करके अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, तो उसको एज इट इज नहीं रखा, उसको थोड़ा सा चेंज करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको उन प्रोविजंस को रखा। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा हमारा टॉपिक द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक जो है, इनमें क्वेश्चन बनते कैसे हम वो देख लेते हैं। तो डायरेक्टली हमें ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमने किस कंट्री से उठाए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, तो वहां पे अलग अलग कंट्रीज के नाम दे देंगे, यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको यूएसए को टिक करना है, या तो ये आ जाएगा, या फिर आपको मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाएगा यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूएसएसआर, इस तरीके से। तो उसमें जो इन कंट्रीज से हमने प्रोविजन लिए थे वो प्रोविजन आगे लिख दिए जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में जो वनडे एग्जाम होते हैं, तो 1 मार्क का क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रहा हमारा टॉपिक।